कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे आज सबसे बड़ी बहस में बात एसआईआर और बुर्का, सियासी अलाव सुलगा। लेकिन उससे पहले आज के पॉलिटिकल पंच। लगभग 7,64,000 बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टीज द्वारा नामित हैं वो इसमें अपना योगदान देंगे और लगभग 10,500 EROs और लगभग 321 कलेक्टर्स, ये पूरी चुनावी कर्मियों की जो टीम है वो इस एसआईआर की फेज 2 में कार्य करेगी और इसको सफल बनाएगी। कि निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं के पहचान के लिए एक बड़ा अभियान चलाने का काम किया, जिसको हम लोग एसआईआर कहते हैं, ये बहुत अच्छा अभियान है और निर्वाचन आयोग के इस स्टेप से सही मतदाता अपना मतदान कर पाएंगे और जो फेक हैं वो मतदाता सूची से बाहर होंगे। चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत है। बूथ कब्जा करके गुंडागर्दी के बल पर फर्जी वोट डलवा करके जो लोग चुनावी में विजय प्राप्त करने का मंसूबा पाले थे, यह एक लोकतंत्र का पवित्र यज्ञ है। अगर कोई घुसपैठ या घुस आया है और हमारे मतदाता सूची तक घुस गया है तो उसको बाहर होना। जो अल्पसंख्यक हैं उनके नाम काटने की ये साजिश का हिस्सा है। 2003 में जिन लोगों के नाम थे उसके नाम पर एसआईआर शुरू होगी। हम लोग ये चाहते हैं कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। तो जहां जो मजबूत होता है वो अपना उनका भी वोट डाल देता है फर्जी तरीके से, तो ये कदम तो अच्छा है। दूसरा कदम अच्छा ये है कि कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी की तलाश में गए, वहाँ रोजी रोटी मिली तो वहीं घर बना लिए तो उनका नाम अपना वहीं राशन कार्ड बनवा लिए, अपना आधार कार्ड वहाँ बना लिए, अब वो मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिए। जल्दबाजी क्यों? क्या सुप्रीम कोर्ट से डरे हुए हैं? फिर आज तो शीशा लेदर हो गई भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के। बिहार में इलेक्शन कमीशन ये घोषित नहीं कर पाया कि एक भी घुसपैठ किया। चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का ऐलान कर दिया है। एक तरफ बीजेपी ने इसे घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए जरूरी बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे अल्पसंख्यकों के नाम काटने की साजिश कहा। उधर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या कह डाला। पूरे वार पलटवार में बुर्के पर भी बहस शुरू हो गई है। साध्वी प्राची ने बुर्के की आड़ में फेक वोटर्स के आरोप लगाए, तो बीजेपी ने बुर्के में वोटिंग पर बैन की बात कही। उधर एसपी सांसद बर्क ने कहा कि बीजेपी को बुर्के में दहशतगर्द दिखते हैं। इस माहौल में सवाल ये कि वोटर लिस्ट का रिवीजन, विपक्ष को टेंशन और एसआईआर और बुर्का, सियासी अलाव सुलगा। इसी पर आज की महाबहस जो गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उससे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन, महंत राजू दास जी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हिंदू धर्मगुरु, और फजल अहमद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर सवालों पर डाल लेते हैं महाबहस के। 12 राज्यों में एसआईआर, फर्जी वोटर्स पर आर पार। बिहार से ये मुद्दा शुरू हुआ एसआईआर का, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसको देश भर में कराने की बात की है। 12 राज्यों के लिए बाकायदा इसका टाइम टेबल भी आ चुका है। तो अब फर्जी वोटर्स कौन है, इसे लेकर सियासी आर पार शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है जानबूझकर साजिश है अल्पसंख्यकों का नाम काटने के लिए, कोई कह रहा है कि भाई अगर सरकार आपकी तो घुसपैठी आखिर कैसे घुस गए। वोटर लिस्ट का रिवीजन, विपक्ष को टेंशन, एसआईआर और बुर्का, सियासी अलाव सुलगा। बुर्के में वोट डालने को एक बार फिर से मुद्दा बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसकी आड़ में बहुत सारी फर्जी वोटिंग होती है। बुर्के में घुस करके बोगस वोटर जो है वो वोट डालते हैं, लिहाजा चेकिंग होनी चाहिए। लेकिन इस पर भी धार्मिक एंगल से सियासी बहस शुरू हो चुकी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएन सिंह जी, सवाल आपसे कि बिहार के चुनावी मैदान से ये जो एसआईआर का मुद्दा है विपक्ष ने आप लोगों को घेरने के लिए उठाया,
वोट चोर तक कहा गया। यह भी कहा गया कि भाई जानबूझकर कन्वीनियंट से आप जो वोटर आपका नहीं है या विपक्ष का वोटर है उसको हटवा दिया जा रहा है। लेकिन अब चुनाव आयोग का बाकायदा टाइम टेबल आ गया है। 12 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसको कराया जाएगा। देश भर में SIR अब होगा। तो एक बार फिर से इस पर सियासी बहस शुरू हो चुकी है। आरोप वही है कि अल्पसंख्यकों का नाम बाहर कर दिया जाए वोटिंग लिस्ट से। आस्था जी, देखिए, मजहबी देश तो है नहीं, इस्लामी देश है नहीं कि वो जो स्पेशल चॉइस और स्पेशल राइट मिलेगा किसी धर्म के नाम पर। अगर कोई भी कानून आस्था जी बनता है वो जो सभी धर्म के लिए बनता है और समान कानून बनता है तो बनना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि चोर का शोर कौन सुनेगा? सांच को आंच नहीं है, चोर का शोर नहीं। अगर कोई चोर है और वो चोरी करते हुए पकड़ा जाएगा, कितना भी शोर मचाएगा तो उसका कोई नहीं सुनेगा। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि भाई SIR पहली बार तो हो नहीं रहा और संविधान ने हक दे रखा है संवैधानिक संस्थाओं को कि उत्तरोत्तर उसमें। पहले तो आस्था जी एक जमाना ऐसा भी था कि 2-4 बॉक्स रखे रहते थे, जितने कैंडिडेट रहते थे और जाते थे अपने मन से उसमें पर्ची डाल देते थे। उसमें और गुणवत्ता लोगों ने कहा कि नहीं, आप जब वोट डालेंगे तो पता चलना चाहिए कि किसको वोट डाला। तो इस तरह से उत्तरोत्तर सुधार की प्रक्रिया जो भारत में चल रही है, उस सुधार की प्रक्रिया के तहत अगर SIR हो रहा है तो मुझे लग रहा है तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आप सुधार कह रहे हैं, लेकिन सियासी रूप से आपको घेरा जा रहा है। अनुराग भदौरिया जी हमारे बीच में। अनुराग जी, दलील ये भी है कि भाई वोटर की पहचान और वेरिफिकेशन करने के बाद उसको वोटर माना जाए और उसके बाद वो वोट डालें। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बड़ी पवित्र प्रक्रिया है, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, जिस संविधान पर देश चलता है। तो ऐसे में कोई बोगस वोटिंग ना हो, एक ही आदमी कई बार वोट ना डाल दे पहचान छिपाकर, या जिसकी डेथ हो चुकी है वो भी लिस्टेड है, उसका वोट कौन डाल रहा है, कोई घुसपैठिया है उसका वोट कब बन गया, किसने बनवा दिया, है भी कि नहीं भी है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। तो वेरीफाई होकर कोई वोट डाले, ये तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है। बिल्कुल अच्छी बात है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, होना चाहिए ऐसा। और वो भारतीय जनता पार्टी की भाई उसकी प्रवक्ता क्यों बनती चुनाव आयोग की? सवाल तो चुनाव आयोग से हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए, इसकी चिंता मुझे भी है ना। जैसे बिहार में हुआ, 8 करोड़ लोग थे, वहां पे कितने लोगों का वोट कटा? 62 लाख। घुसपैठिए कितने निकले? 390। 390 में कितने थे? 90% नेपाली थे। तो जब 390 निकले, घुसपैठिए आप चिल्लाते रहे, बार बार कहते रहे, कोई भी नहीं चाहता यहाँ पे घुसपैठिए, सरकार आपकी है, घुसपैठिए कैसे आ जा रहे हैं? इसके मतलब आप मान रहे हो कि आपकी सरकार फेलियर हो चुकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बॉर्डर में कोई सिक्योरिटी नहीं है, घुसपैठिए आ जाते हैं। और आप उसके बाद जब इंक्वायरी होती है तो पता चलता है 390 निकले बिहार में। इसके मतलब आप जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता उसका वोट आप काट रहे हो। ये है ना, उसमें तो हमारे हिंदुस्तानी आए ना सारे, तो हिंदुस्तानियों का वोट आपने काटा ना। कहां गए वो 62 लाख वोट जो कटे बिहार में? किसके कटे? मैं जानना चाहता हूं, कौन थे वो लोग, कहां से? मैंने उसकी तो आपको बताना पड़ेगा ना। दूसरी बात, हमने ये बोला, कि भाई SIR आप करना जा रहे हैं, अच्छी बात। 1 महीने के अंदर में आप कैसे कर लेंगे? जरा मुझे बताइए। एक BLO अगर एक बूथ पे 1000 वोट है और एक BLO वहां पे अगर उसको डिवाइड कर दिया जाए तो 33 से 34 लोगों के घर में जाएगा एक दिन में। तो एक बार 33 से 34 एक दिन में कैसे चला जाएगा? अगर मान लो चला भी गया एक दिन में 33 सुन लीजिए, अगर चला भी गया, अगर 300-400 होते तो समझ में आता कि क्या ये व्यावहारिक है। 1:300 नहीं, 1:34-35 is okay। जनता के सामने जानी चाहिए। बोलिए। नहीं सुनिए, तो उसके बाद 1 सेकंड 2 बार और जाना है और उसमें रेक्टिफाई भी करना है। अब ये बताइए कि आपसे मैं पूछना, 1 महीने के अंदर में क्या 3 बार चला जाएगा BLO? क्या उसके पास इतनी क्षमता होगी? क्या उसके एरर होने की गलती? व्यवहारिकता पे भी सवाल उठ रहे हैं सेन सिंह जी। जो रेशियो है कि मतलब एक BLO के खाते में जितने लोग आ रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी एंड ऑल, विजिट रिविजिट, तो कैसे तैयार होगा डेटा और उसकी ऑथेंटिसिटी? नहीं, दरअसल जो कार्य नहीं करता है ना, केवल जुबान चलाता है, वो जुबान चलाता ही रहता है। अच्छा ठीक है, चलिए उनको बोलने दीजिए। अब सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप सुनिए, निश्चित तौर पे आपने काम नहीं किया होगा तो इस तरह से आपको लगता है कि होगा कैसे? आप तो कहते थे 370 कभी समाप्ति नहीं होगी, आसमान नीचे आ जाएगा। समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? आप कहते 3 तलाक पे कानून ही नहीं बनता बिहार में। कानून घुसपैठिए चिल्ला रहे थे, हल्ला मचा रहे थे कि बिहार में घुसपैठिए आ गए हैं। पहले आए थे 20 साल पहले आए थे, 20 साल की सरकार आपकी है, 11 साल से केंद्र में आपकी है, घुसपैठिए कैसे आ गए? मेरा सवाल सीधा सा है। और फिर उसके बाद अपने वक्त बोलिए अनुराग जी, शांति से जवाब सुनिए। 3 और पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं। राजू दास जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों बोल रही है? भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जिसको अपने वोट देने के अधिकार से पार्टी की केंद्र में सरकार सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होती है चुनाव आयोग की। चलिए मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगी। 3 पैनलिस्ट और
है मेरे पास, सबकी बात सुन लेते हैं। ओपनिंग रिमार्क एक बार सबका आ जाए, फिर मैं आप दोनों के पास एक बार फिर से लौटूंगी। प्रियंका गुप्ता जी, देश में जब सीएए की बात हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, उसके पीछे भी विपक्षी पार्टियों की यही दलील थी कि भाई अल्पसंख्यकों पर हमला है, उनको हटाने की या उनको भगाने की साजिश है। जब एनआरसी की बात हुई तो पश्चिम बंगाल से लेकर कहां हिंसा हुई, उस पर भी कहा गया कि ये भी अल्पसंख्यकों की लिस्ट उनको देश से बाहर कर देने के लिए है। अब एसआईआर की बात आ रही है। बिहार का सियासी मैदान जो है वहां से इस मुद्दे को आप लोगों ने उठाया है, लेकिन अब तो ये देश भर में जाने वाला है। 12 राज्यों का पूरा टाइमलाइन भी दे चुका है चुनाव आयोग। तो दलील अभी भी वही है कि अल्पसंख्यकों को हटाया जा रहा है। कैसे हटाया जाएगा जिसके पास कागज पूरे हैं? इलेक्शन कमीशन है, मेरा भी अगर कहीं वोट नहीं है तो मैं उस वेबसाइट पर देश के किसी भी कोने में बैठ के क्लिक कर सकती हूँ, अपने आप को बाकायदा वोटर रजिस्टर कर सकती हूँ, पेपर सबमिट कर सकती हूँ। कि किसी में इतना दम नहीं कि किसी वोटर के पास अगर पेपर्स पूरे हो वो अप्लाई करे और उसको कोई वोटर स्टैब्लिश ना करे, तो कौन किसको भगा देगा? अभी तो सुप्रीम कोर्ट देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, उसकी शुभकामनाएं न्यूज 18 के सभी दर्शकों को देती हूँ, आपको देती हूँ, पैनल में जितने लोग हैं उनको देती हूँ। वास्तविकता ये है कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य तो यही था कि आप जो है जितने भी घुसपैठिए हैं उनकी गिनती बताइए। आप ये बताइए कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो आपके पास इलेक्टोरल रोल है उस पे क्या कोई फ्रॉड नहीं है, क्या उसमें डुप्लीकेट नाम नहीं है, क्या उसमें किसी एड्रेस का जो एड्रेस दिया हुआ है वो गलत तो नहीं है, 00 तो नहीं है, ABCD तो नहीं है। तो ये ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं। पूरी एसआईआर प्रक्रिया के बाद आज भी लाखों लोग उस पे ऐसे हैं जिनके नाम डुप्लीकेट है, और लाखों लोग ऐसे हैं जिनके घर के एड्रेस फिर से फर्जी हैं। एक घर में हजारों लोग आज भी रह रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि एसआईआर, ये बिहार का डेटा आप बोल रही हैं? बिहार का डेटा, बिहार की प्रक्रिया हो चुकी है, जिस प्रक्रिया को हो चुकी है, जिसको स्टैंडर्ड मान के आज ही कह रहे हैं कि हम 12 राज्यों में उसको एग्जीक्यूट करें। तो सबसे पहले तो आप क्यों करा रहे हैं, सवाल का जवाब ये होना चाहिए। आप करा इसलिए रहे क्योंकि आप चाहते हैं कि घुसपैठिए जो विदेशी नागरिक है वो वोट डाले, पर आज आप प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी नहीं बता पा रहे कि कितने घुसपैठिए, कितने विदेशी नागरिक हैं। वास्तविकता ये है कि एसआईआर प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के जो वोटर हैं उनको, और लेकिन प्रियंका जी ये कौन कैसे तय कर सकता है कि ये मेरा ही वोटर है? ठीक है, कुछ एक सेट फॉर्मूला बहुत सारी पार्टियों के लिए कामयाबी बनता आया है कि जैसे अब अनुराग भदौरिया जी बैठे, इनके लिए MY फैक्टर की बात, आपके लिए भी हमेशा कहा जाता रहा है कि पहले जिनकी संख्या 18% थे आप उनको ये कहते थे कि भाई देख लीजिए बीजेपी आ जाएगी, हमें वोट दे दो। ये होता है, लेकिन आज के डेट में आप उठा करके देखिए, उपचुनाव का नतीजा आप उठा करके देखिए, ऐसी ऐसी जगहों पे जहां मुस्लिम आबादियां हैं वहां की सीटें बीजेपी ने निकाली। ये कौन तय करेगा कि आज की डेट में कौन किसका वोटर है, किस आधार पर? एक ही परिवार में 4 सदस्य हैं तो आज ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो चारों एक ही पार्टी को वोट डाला है। हो सकता है घर की महिला ने कुछ और सोच के वोट डाल दिया, घर में कोई बच्चा 18 साल का हुआ उसने कहा वोट डाल दिया, और कोई किसी पे प्रेशर नहीं बना सकता। एसएन सिंह जी, सवाल का जवाब जाति हो, धर्म हो, कुछ भी हो, कांग्रेस की प्रवक्ता ने 2-4 सवाल पूछे, कौन किसका वोटर, ये कौन तय कर रहा है? प्रियंका जी आपने 2-4 सवाल पूछा, उसका जवाब ठीक है। अनुराग जी आप एक सहयोगी बोल रहे प्रियंका जी, वो बात पूरी कर ले, फिर एसएन सिंह जी से जवाब लेते, फिर मैं राजू दास जी को। नहीं, आप बैठ के एंकरिंग की जगह आप अगर राजनीति करने लगेंगे तो हमें नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ, मैं तो बिल्कुल एक आम जनता का सवाल पूछ रही हूँ। और आप हाल के कुछ इलेक्शंस के आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो उसके आधार पर आपको भी पीडीए की डेफिनेशन बार-बार बदलनी पड़ रही है ना, फंस जा रहे हैं ना आप, बार-बार डेफिनेशन बदलनी पड़ रही है ना पीडीए की। आप बताइए आगरा, क्योंकि आज की डेट में कोई नहीं कह सकता कौन किसका वोटर है। आप बताइए चले कि नहीं चले? कौन किसका वोटर है क्या जाने? वोट देना गुप्त प्रक्रिया होती है। ठीक है, चले मैं आप सबको रोकती हूँ। राजू दास जी हमारे बीच में और फाजिल अहमद जी हमारे बीच में, एक बार उनसे भी टिप्पणी लेते हैं। राजू दास जी, आप इस बहस को सुन रहे हैं, बात चाहे सीए की हो, एनआरसी की हो और अब एसआईआर, उसको लेकर भी सियासी आर पार शुरू हो चुका है और दलील यही है कि हमारा वोटर लिस्ट से काट देंगे, अपने बोगस वोट बना लेंगे। पहले तो आस्था के महापर्व की ढेर सारी शुभकामना, समरसता और एकता का महापर्व छठ। अभी मैं पूना महाराष्ट्र में हूँ और इस पर्व में शामिल होने का महाराष्ट्र में अवसर मिला। पूरे देश के लिए मंगल कामना। देखिए, जिस प्रकार से मैं सुन रहा था, बीजेपी को भी सुना, सपा को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। फाजिल भाई अभी इंतजार कर रहे हैं बोलने का अपना नंबर के लिए, लेकिन आभार व्यक्त करता हूँ आपने मौका दिया। देखिए, एसआईआर होना बहुत जरूरी है।
इसलिए क्योंकि इसमें किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदया बहन को सुन रहा था, उन्होंने कहा ये इसके माध्यम से मेरे वोटर को काटकर और अपने वोटर को एडजस्ट किया जा रहा है। देखिए कितनी दुख की बात है, कैसे आप तय कर सकते हो कि मेरे वोटर है ये उनके वोटर है। मैं उत्तर प्रदेश में कई जगह है जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उस मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में बीजेपी जीत गई। तो ये जो मुसलमानों की ढपली पीटते हैं, मुसलमानों को कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, विकास चाहिए, आतंकवाद नहीं चाहिए, और हिंदू मुसलमान में बांटने की साजिश नहीं चलेगी। जिस प्रकार से सीए एनआरसी के नाम पर ये लोग खूब दंगे कराने का प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों ने उसको दूरी किया और मुसलमानों ने सिर्फ विकास को अपनाया और भारत को अपनाया। इसके नाते फिर एक निवेदन करना चाहूंगा कि बुर्का बैन होना चाहिए। इसलिए बैन होना चाहिए क्योंकि बुर्के के नाम पर जिस प्रकार से बोगस वोटिंग होती है, इस पर भी गवर्नमेंट को, सरकार को, सरकारी संस्थान को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मैं जब वोट डालने गया, ठीक है, तो वोट डालने प्रियंका जी बात आने दीजिए ना। देखिए वो 10 मिनट से इंतजार कर, फाजिल साहब के पास भी मुझे रुक करना है। प्रियंका जी आपको मौका मिलेगा, काउंटर का आपको मौका मिलेगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए बस। प्रियंका जी हम नहीं बोलेंगे, हम निवेदन करते हैं। राजू दास जी बात पूरी कीजिए। प्रियंका जी आपको मौका मिलेगा काउंटर का, मैं पूरा टाइम दूंगी आपको। राजू दास जी अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, सुन लीजिए। मैं वोट डालने गया तो एक हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र थे, उन्होंने ही एक व्यक्ति को चेक इन किया, पता चला वो मुस्लिम महिला नहीं, मुस्लिम पुरुष था। मुस्लिम पुरुष भी नहीं था, वो तो हिंदू था, वो हिंदू था। वहां विवाद उत्पन्न हो गया। मैं क्या बता रहा हूं, इसके नाते बुर्का वोटिंग के माध्यम से चेक होनी चाहिए। ठीक है फाजिल अहमद जी, अब मुझे बताइए कि एक तो ये बुर्के वाली बात, साध्वी प्राची आज मेरे साथ लाइव भी जुड़ी थी, उसमें वो कह रही थी कि भाई चाहे महिला कर्मचारी चेक करे लेकिन पहचान तो होना चाहिए ना, कि भाई जो पहचान पत्र लाए हैं उसके पीछे कौन है, क्या महिला ही बोगस वोटिंग तो नहीं कर रही है, या उसके बुर्के में छुप के कोई पुरुष तो नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, पहचान और चेकिंग तो होनी चाहिए, केवल स्टैब्लिश वोटर जो है वो वोट डाले, वेरीफाइड वोटर। देखिए सबसे पहले तो मैं छठ की अपार सबको बधाई देता हूँ जी। और राजू दास जी तो बंबई जाके एकदम में बदल गए, उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो इनकी भाषा ही अलग रहती है। ऐसा क्या है भाई, बंबई तो हमें भी आना पड़ेगा, ऐसा क्या है बंबई में जो जाते ही राजू दास जी बदल गए। देखिए आस्था जी, 2-3 बातें हम कोको मोमे में नहीं पढ़ना चाहते, हम लोग का लंबा अनुभव है राजनीति का। हम आधार कार्ड से आप लिंक कर देते हैं, आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, आप बुर्का पहनो चाहे मत पहनो, आपका थंब इंप्रेशन लगेगा, आपका क्लिक होगा और तभी आप अंदर जा सकते हैं। बहुत सिंपल सी 2-3 बातों को लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग की बहुत दिनों से एक लंबी मांग है कि आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग को एक कर दिया जाए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, इससे क्या फायदा होगा? देखिए राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है वो पंचायत का चुनाव कराता है, नगर पंचायत का कराता है, ग्राम, और केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो एमपी एमएलए और इस तरह के चुनाव कराते हैं। ठीक है, दोनों की प्रक्रिया अलग है, दोनों का पूरा सिस्टम अलग है, वोटर लिस्ट भी अलग है, सारा ऑफिस भी अलग है, कर्मचारी भी अलग है। ये जब तक एक नहीं होंगे, एक हो जाएंगे तो गहन अध्ययन, जिसको मुखिया का चुनाव लड़ना है वो भी वोटर लिस्ट पर नजर रखेगा। चलिए ये सुझाव आप दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए एसआईआर से कोई दिक्कत, एसआईआर से कोई परेशानी? एसआईआर की दिक्कत जब टीएन सेशन के जमाने में एसआईआर हो रहा था तो सबसे ज्यादा दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को थी, हम लोग को नहीं थी। क्या दलील आज एसआईआर के नाम पर सुनिए, नहीं आप बता रहे क्या दलील थी? अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे कि 8 लाख कितना 62,000 कितना लोग नाम निकाल दिया गया, होना चाहिए उनका क्या होगा अगर। और अभी उप मुख्यमंत्री बोल रहे थे उत्तर प्रदेश के कि घुसपैठियों की सरकार है ये। भाई जीते तो आप ही हैं, सरकार तो बीजेपी की है, इसका मतलब कि घुसपैठियों की जो है वोट से जीत के आए हैं, तो ये सरकार को भंग कर देना चाहिए और अब से एसआईआर करा के और अब से इलेक्शन कराना चाहिए। ये सब चीजें जो ये लोग पॉलिटिक्स राजनीति करने के लिए जो चीजों को मुख्य बिंदुओं से भटकाने की कोशिश करते हैं, ये सबसे ज्यादा देश के लिए खतरनाक है। हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, नहीं कौन भटका रहा है, कौन भटका रहा है? देखिए दलील आ रही है कि अल्पसंख्यक वोटर को हटा दिया जाएगा, क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? लेकिन यहाँ पर दलील ये है कि ऐसे कैसे हटाया जा सकता है, कोई वेरीफाइड वोटर है, कहीं रहता है, ऐसा नहीं है। हम तो 2007 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब हमने कहा था कि मुसलमानों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। 2007 की हमने बाकायदा इस पर आंदोलन किया था। तो ये मसला ये नहीं होता है।
पिछले 2019 में जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, वहां बीजेपी सरकार जीत गई सारी सीटें। ये सब चीजें जो है, चुनाव आयोग एक गंभीर विषय है और ये निश्चित रूप से आज अगर जितना एसआईआर पे पीठ थपथपा रही बीजेपी, ठीक है, अगर सरकार में नहीं होते तो क्या नहीं पीठ थपथपा रही? राजूदास जी कमेंट उसके बाद पार्टी है ना कोई लीडर है, ठीक है, उनको क्या अब आपने जो सवाल उठाए फाजिल जी, राजूदास जी उसके बाद एसएन सिंह जी बोलिए। राजूदास जी नहीं फाजिल अहमद जी ने कहा कि क्या बात है कि मुंबई जाने के बाद राजूदास जी बदल गए। देखिए मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, जहां पर विदेशियों को छक्के छुड़ा दी गई है, उस धरती पे है तो हमारी आवाज तो बदलेगी बदलेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इस पर राजनीति हो रही है, मुंबई जाके आपको मुसलमानों के प्रति आगाध प्रेम दिख रहा है। मूल वोटर है उस वोटर को आगे आना चाहिए, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को तत्काल बाहर करना चाहिए। ठीक है, एसएन सिंह जी। देखिए आस्था जी, मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को धोखा देकर केवल परिवार को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाने वाली समाजवादी पार्टी को देश प्रेम करना चाहिए, ये मजहबी प्रेम छोड़ देना चाहिए। अभी जब सुनिए, कोई भी जो कानून बनता है वो सीए बनेगा तभी कहेंगे कि मुसलमानों के लिए के खिलाफ बन रहा है। जब एनआरसी आएगी तभी मुसलमानों के खिलाफ किसी कानून क्यों वापस ले लिए? ड्राइवरों का कानून क्यों वापस ले लिए? वकीलों का कानून क्यों वापस ले लिए? लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगा। आपने सवाल पूछा है ना कि कितने घुसपैठिए आए और क्यों आए? सुनिए ना, अगर देश में जितने कानून बनते हैं वो सब मुसलमानों के खिलाफ बनते हैं। 370 समाप्त होती है तो मुसलमानों के किसान कानून तो मुसलमान से कोई मतलब ही नहीं था। ड्राइवर के लिए कानून बनाया कोई मतलब ही नहीं था, वकील के लिए कानून बनाया उससे मुसलमान का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, यही तो लोकतंत्र है ना फजील जी। प्रोटेस्ट किए गए, विरोध जताया गया, वापस ले लिए सरकार ने, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम नहीं समझा। यही तो लोकतंत्र है ना। हमें भी ताकत है, पैसे बर्बाद होते हैं ना, पैसा बर्बाद होता है ना। आप क्या समझती है, पार्लियामेंट चलती है तो करोड़ रुपए खर्च होते हैं और आम आदमी के टैक्स का पैसा है वो। और आप वहाँ पे अगर विपक्ष की बात नहीं मानेंगे, बिल पास कर देंगे, उसके बाद बिल वापस लेंगे, तो ये तो भाई उसमें कितने किसानों ने धरना दिया, कितने दिन तक धरना चला, कितने किसानों की मौतें हुई, कितने बेघर हो गए बेचारे, कितने हमारी बहनें विधवा हो गई, कितने हमारे बहनों का सिंदूर जल गया, कितने बच्चे अनाथ हो गए, जरा बता दीजिए। किसानों की मौतें हुई, कौन जिम्मेदारी लेगा, जरा बता दीजिए। आपने तो कह दिया फट से, वोटर है ना, सेकंड में बोल दिया वापस ले लिया। जनता सबका हिसाब कर देती है अनुराग जी, वोटर है ना, जनता सबका हिसाब कर देती है। उसके बाद भी चुनाव हुए देश में, आगे भी देश में चुनाव किया ना, हिसाब किया 44 सीटें। हाँ, तो मैं कह रही हूँ ना आपसे, जनता है ना, मत में ला दिया 44 सीटें समाजवादी लोकतंत्र में सबसे सुप्रीम जनता है। 2027 में भी हिसाब होगा, आगे भी चुनाव हुए, आगे भी चुनाव होंगे। ये चिल्लाते रह जाएंगे भाई। अभी लोकसभा में 44 सीटें जीती समाजवादी प्लस 44 सीटें जीती ना, अब आने वाले दिनों में विधानसभा में जीतेंगे। ये खाली नफरत की बात करते रहेंगे, ये झूठी बात बोलते रहेंगे, ये हम लोग को लड़ाने का काम करेंगे। मेरे पास लास्ट 2 मिनट का वक्त बचा है, मैं आप दोनों को मैं आप दोनों को प्रियंका गुप्ता आपकी सरकार देश के लिए कानून बनाती है, देश के लिए कानून बनाती है। एक सेकंड, एसएन सिंह जी रुक जाइए। प्रियंका जी कानून बनाते हैं, रुक जाइए एसएन सिंह जी, रुकिए अनुराग जी, एसएन सिंह जी आप दोनों रुकिए। प्रियंका गुप्ता जी बोलिए। मैं बता देती हूँ कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 10 साल में 90,000 घुसपैठिए बाहर निकाले गए। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि कितने जो है घुसपैठिए 10 साल में निकाले गए, सिर्फ मात्र 4,000। अब सवाल आता है कि 2024 में जो सरकार बनी, क्या वो घुसपैठियों की सरकार है? तो आखिर वो सरकार जो चल रही है, एसएन सिंह जी सुन लीजिए प्रियंका जी की बात, आपको उस पर भी जवाब देना चाहती हूँ। स्टेट में आपकी सरकार चल रही है, कई राज्यों में आपकी सरकार चल रही है, केंद्र में आपकी सरकार चल रही है, तो आखिर वो सरकार क्या घुसपैठियों की सरकार है? आखिर वो सरकार क्या बोगस सरकार है? मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ। आप लगातार इस बात को बता रहे हैं कि इतने घुसपैठिए हैं, तो आप असफल क्यों है कि घुसपैठिए बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे? सिर्फ 4,000। एसएन सिंह जी किस चीज का इंतजार हो रहा है? प्रियंका जी पहले तो आप जलेबी की तरह गोल गोल घुमाइए नहीं। प्रियंका जी आप पहले तो जलेबी की तरह गोल गोल घुमाइए। रोहिंग्या कहाँ जाकर बस गए, बांग्लादेशी कहाँ जाकर बस गए, कहाँ कब बना दिए गए, तो कब एक्शन होगा? बोलिए प्रियंका जी, रुकिए, इस पर जवाब सुनते हैं। एसएन सिंह जी बोलिए।
प्रियंका जी, मैं कह रहा हूं कि आप जलेबी की तरह गोल गोल घुमाइए नहीं। 77 में और 75 में 2 बार असम में अगर घुसपैठियों को भारत की संपूर्ण नागरिकता देने का कार्य की तो आपकी सरकार की, एक बार इंदिरा गांधी ने किया और बाद में स्वर्गीय राजीव गांधी ने किया। हम अब भी कहते हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी और अब भी कहते हैं जो घुसपैठियों बाहर हो। तीसरी बात, एसआईआर केवल घुसपैठियों के लिए नहीं होती है। एसआईआर का मुद्दा ये होता है कि जो वाजिब है वो डालेगा, जो नहीं वाजिब है नहीं डालेगा। जिसकी मृत्यु हो गई है, जो नेपाल का नागरिक है, किसी और देश का नागरिक है या जो कहीं और चला गया है, वो वोट क्यों डालेगा? आप जनता को भ्रमित करने का कार्य क्यों कर रहे हैं? आप मुस्लिम तुष्टीकरण के आड़ में एक पर्दा ओढ़ के, एक बुर्का ओढ़ के बताने का कार्य क्यों कर रही हैं? और रही बात बुर्के की, तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ, इतनी मुस्लिम देश है, पाकिस्तान में वोट पड़ता है, बुर्के में तो नहीं पड़ता है। जितनी इस्लामिक कंट्री है बुर्के में तो नहीं पड़ता है। और मैं कह रहा हूँ पर्दा हो या बुर्का हो, कोई बुर्का भी अच्छा है और पर्दा भी अच्छा है, लेकिन बुर्के के आड़ में गैर संवैधानिक कार्य करना गलत है और ये छूट किसी को नहीं मिलेगी। ये बड़ा सवाल है। और साध्वी प्राची ने बुर्के की आड़ में वोटर्स के आरोप लगाए हैं, तो बीजेपी ने वोटिंग में बुर्के पर बैन की बात कही है और इस पर भी सियासी मुद्दा बन गया और सियासी आर पार शुरू हो चुका है। आप सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उधर एसपी सांसद बर्क ने कहा है कि बीजेपी को बुर्के में दहशतगर्द दिखते हैं। अब पूरे माहौल पे सवाल यह है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन, विपक्ष को टेंशन और एसआईआर और बुर्का सियासी अलाव सुलगा। बहरहाल सब कुछ जनता और वोटर्स को तय करना है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।